Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेस। तो अगर आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 1 देखोगे, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर पे, ठीक है, ओपन करके रखो ताकि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में इजी हो इस चैप्टर को जब मैं पढ़ा लूं, ठीक है। तो होमवर्क ये है कि आपका ये 11th चैप्टर है और इसके इसके जो है क्या कहते हैं, ये पेज नंबर है आपका 11th चैप्टर में 193 और यहाँ पे हर्बर्ट बॉयर के बारे में कुछ बताया हुआ है, सॉरी हर्बर्ट बॉयर के बारे में। तो आपको साइंटिस्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपका होमवर्क है, आपको करना, ठीक है। अब मैं आपको जो है धीरे धीरे करके इस चैप्टर पे बेसिक्स बताता हूँ। सबसे पहले जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि डिफाइन करो, आप डिफाइन, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बीइंग्स। और टेक्नोलॉजी मतलब कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, पिछले दिन क्वेश्चन दिया था आपने। जस्ट नेम बताओ बेटा, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, मतलब आवाज से मुझे समझ नहीं आएगा ना। सर नहीं, आप ही दिया था मैंने आपको दिया था क्वेश्चन। सर। वो क्लास में बताया था कि 2011 का ग्रोथ रेट का परसेंटेज। हाँ हाँ हाँ, आपने देखा? सर वो दो दिखा रहा है नेट पे, एक 21% एंड अदर হচ্ছে 17.7%। कौन सा? कितना नहीं समझ में आया बच्चे, तुम्हारा आवाज थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, इसलिए कुछ क्लियर नहीं आ रहा है समझ। ओके सर। 1 पॉइंट कितना, 1.75 या 1.25? सर 1.75 तो 2001 का था। अच्छा, और 2011 का नहीं 2011 का सर्च किया पर मिला नहीं सर। अरे क्या बात करते हो आप, जस्ट जो है उसमें लिख दो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2011, तुरंत आ जाएगा। आप वेट करो, मैं अभी अभी पर मैं अभी नहीं देख सकता हूँ। आपके हाथ में मोबाइल है, चूंकि मेरा उस पे है, स्टैंड पे है, ठीक है, तो मुझे निकालना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता। आप जस्ट आप टाइप करके तो देखो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2011 जो है, इतना सिंपल सी चीज लिखना है, हो ही नहीं सकता। सर 1.3%। वो देख लो। बच्चे बहुत सिंपल सी चीज है ये, गूगल पे ये चीज सर्च करना। लिख लो आप उसको। थैंक यू सर।
ओके, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बता रहा था, ठीक है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स or their enzymes for human welfare. Human welfare. कोई भी चीज यहाँ पे according to this definition, कर्ड फॉर्मेशन, जो घर में हर एक घर में एक कर्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दिस इज अ बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस। ये क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। क्यों बायोटेक्नोलॉजी है? क्योंकि आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हो मिल्क से कर्ड फॉर्मेशन। आप क्या करते हो? आप मिल्क लेते हो, मिल्क के साथ में जो है यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया इनोकुलेट करते हो मिल्क में, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बेसिकली लैक्टिक एसिड सिक्रीट करता है जो मिल्क को किसमें कन्वर्ट कर देता है? कर्ड। तो ये यूज ही तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूज ही तो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, टेक्निकल यूज है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी क्या है? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर एंजाइम्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। या इस तरह से बोल सकते हो कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर एंजाइम्स टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर। टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर लिख दो, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो है, जो यूजफुल प्रोडक्ट्स आपको ऑब्टेन होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से, ठीक है, बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर इसके बाद साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं, हम किसी भी चीज को बायोटेक्नोलॉजी कैसे बोल सकते हैं? ये तो बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, कर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके। तो इसके बाद यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक डेफिनेशन दी, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं EFB। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी को, और उसको मैं डिक्टेट कर रहा हूं, ठीक है, लिखो जरा सा। एक्चुअली इस डेफिनेशन में दोनों चीज, मतलब ये जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन में, इसने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन में दोनों चीजों को इनकम्पास किया है, मिला दिया है, ठीक है। इनकम्पास बोथ थिंग्स, ट्रेडिशनल जो नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज एज वेल एज एंड जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स वगैरह यूज हो रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के उसमें, ठीक है। तो बेसिकली मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, वो दोनों के दोनों इसमें इन्वॉल्व। मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली, ठीक है, मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी।
मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसने क्या किया, ट्रेडिशनल नॉलेज जो हमें था जैसे कर्ड फॉर्मेशन, उसको एडवांस नॉलेज के साथ में मर्ज करके एक डेफिनेशन दी है। तो वो डेफिनेशन को मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखो जरा सा इसको। आपके पास एनसीईआरटी में भी वो डेफिनेशन लिखी हुई, आप वहां से भी लिख सकते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, क्या किया हुआ है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड organisms, cells, parts thereof. Integration of natural science, integration of natural science and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogs for product and services. And molecular analogs for product and services. तो ये डेफिनेशन दी जिसमें उन्होंने ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी के नॉलेज से क्या किया, दोनों को मिक्स करके, दोनों को एक साथ लेके उन्होंने यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी ने बेसिकली डेफिनेशन दी जिसमें ये सारे के सारे चीजें आ जाए। ठीक है, अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो यूज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है उनके बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग डाल दो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली हमें दो प्रिंसिपल की बात करनी है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी में जो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है उसमें जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। इस टेक्नोलॉजी को जब आप स्टडी करते हो या इस टेक्नोलॉजी को जब आप अप्लाई करते हो तो आपके एप्लीकेशन पार्ट में जो दो मेजर प्रिंसिपल्स आते हैं वो क्या है। एक तो है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, और दूसरा है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ में स्टरलाइजेशन, आप ये बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, किस तरह से आप वो स्टराइल, बच्चे कुछ हेजी सा दिख रहा है क्या? यस सर। पर शायद आपको दिख रहा है सफिशिएंट। हाँ यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल एम्बियंस in chemical engineering process। इंजीनियरिंग प्रोसेस, तो ये मेजर प्रिंसिपल्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। मेजर प्रिंसिपल्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। कौन कौन से? एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल। स्टराइल का मतलब है कि एक ऐसा जोन, एक ऐसा एरिया जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्लीटली एब्सेंट, नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इवन ये बोल सकते हो कि कोई ऑर्गेनिजम्स हमारे जो है हमारे, हम जिस ऑर्गेनिजम्स पे काम कर रहे हैं उसको छोड़ के कोई अदर ऑर्गेनिजम्स कंप्लीटली एब्सेंट हो। वैसे तो अगर मैं बोल दूं कि स्टराइल कंडीशन, तो स्टराइल कंडीशन का मतलब है देयर इज नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनी अदर ऑर्गेनिजम्स, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस समय इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसको जो मेंटेनेंस है इसका,
ठीक है, वो किस तरह से करते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस से करते हैं। केमिकल स्टेराइल एम्बियंस कंडीशन जो है, स्टेराइल एम्बियंस जो कंडीशन है, ठीक है, दैट इज मेंटेन्ड बाय द केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। ठीक है, अब आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरफ। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग ये क्या है? हेलो, हाँ बच्चे, मेरी आवाज आ रही है? बीच में कॉल आ गई थी किसी की, I don't know, तो उससे डिस्टरबेंस हुआ होगा कुछ। ठीक है, मैं फिर से वापस से, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक का मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल या डीएनए की केमिस्ट्री के साथ जो है क्या कह रहे हैं, इंजीनियरिंग। आपका सर आपका साउंड नहीं आ रहा सर, मेरी आवाज नहीं आ रही? या साउंड नहीं आ नहीं? रहा। अब आ रही है बच्चे मेरी आवाज? यस ठीक है, यस सर। तो हम क्या बोल रहे थे कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं बोल रहा हूं कि ये टेक्निक्स है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इसके अंदर टेक्निक्स है। ठीक है, टू अल्टर, बदलने के लिए। ठीक है, अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आप जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को अल्टर कर रहे हैं, इसके बाद इसको क्या करोगे, इसको आप ट्रांसफॉर्म करोगे इन सुटेबल होस्ट। ठीक है, सुटेबल होस्ट में इसको आप क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे। ठीक है, और उससे क्या होगा, उससे ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आप बाहर से कोई जीन डाल रहे हो तो उससे फिनोटाइप ऑर्गेनिज्म का नहीं चेंज होगा क्या? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से देखो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक टेक्निक, मतलब कई सारी टेक्निक्स हैं जिनसे हम क्या करते हैं, अल्टर कर देते हैं। क्या अल्टर कर देते हैं? केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक डीएनए। अब ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल, बेसिकली ये डीएनए भी हो सकता है एंड आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, टू इंट्रोड्यूस इन suitable host, सुटेबल होस्ट मतलब कहने का, सपोज कर लो मेरे पास ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने एक और डीएनए डाल दी। ठीक है,
तो ये डीएनए भी बेसिकली इसकी केमिस्ट्री में, या आप ये काम कर सकते हो कि एक डीएनए डाला जो जाके यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा डीएनए गया है ये उसके फिनोटाइप में इफेक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा, उसके फिनोटाइप में इफेक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो उसी की बात मैं कर रहा हूं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, दिस इज टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल whether it is DNA or RNA to introduce in suitable host organism and thus change the phenotype of host organism, ठीक है, introduce in suitable host organisms and thus change the phenotype of organism, phenotype of organisms। तो ये है बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। कहोगे ये तो नहीं है क्या, ऐसा नहीं है, ये तो डेफिनेशन, ये तो जब डेफिनेशन है। तो मैं तो आपको बता रहा था प्रिंसिपल्स, बेसिकली जो बायोटेक्नोलॉजी में मेनली जो दो प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं, एक आपको जो है क्या कहते हैं, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मॉडिफाइड या लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप यूज कर रहे हैं उनको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और मॉडिफाई कैसे करोगे, with the help of genetic engineering, ठीक है। अब एक और चीज है, सपोज कर लो तुम एक पर्टिकुलर एरिया पे काम कर रहे हो कोई मॉडिफाई करके, सपोज कर लो ये एक आपका वेसल है, ये फर्मेंटर है जो है वेसल। अब इसमें काम कर रहे हो तुमने, अपना एक ई कोलाई को मॉडिफाई कर रखा हुआ है, उसके साथ काम कर रहे हो, और इसमें ई कोलाई के साथ में अगर और अदर बैक्टीरिया आ जाए और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए, तो आप कैसे जो है अपना जो है देखोगे कि ये आपका है, और इससे जो प्रोडक्ट आप आइसोलेट करना चाहते हो, आप अपने यूजफुल प्रोडक्ट उसको कैसे सेपरेट आउट करोगे, या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे स्टेराइल कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए, जिससे कोई और ऑर्गेनिजम्स वहां पे ना प्रेजेंट, और ऑर्गेनिज्म वहां पे ना प्रेजेंट हो। तो इसलिए जो दो मेन प्रोसेस है, प्रिंसिपल है, उनको मैं इसलिए एनसीईआरटी ने बताया कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दो प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली, मेजर प्रिंसिपल, फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस बाय केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आप अपने एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में जो दूसरा है, ठीक है, उसमें कुछ और भी लिखा हुआ, टू एनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स और यूकैरियोटिक्स इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम एक्सेट्रा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो चीजें हैं, हमें सबसे पहले अगर बायोटेक्नोलॉजी में कुछ देखना है तो वो देखने हैं टूल्स, ठीक है, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम टूल्स एंड एंजाइम्स पढ़ेंगे, ठीक है। टूल्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी, और टूल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में, एंजाइम्स। तो एंजाइम्स में सबसे पहला जो एंजाइम पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे लाइटिक एंजाइम्स। लाइटिक ऐसे एंजाइम्स जो लाइसिस में इन्वॉल्व, ठीक है, लाइसिस में इन्वॉल्व, ठीक है। Enzymes involved in lysis of cells की लाइसिस में इन्वॉल्व है। क्यों?
क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, एंजाइम्स तो वहीं पे लगने वाले हैं ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आप सबसे पहले डीएनए आइसोलेट करना चाहते हैं, और अगर आप डीएनए आइसोलेट करना चाहते हो तो देखो ये सेल के अंदर अपना उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल। अरे तो न्यूक्लियस तक तो तुम तभी पहुंचोगे ना जब आप पहले इसकी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या है, आपको लाइटिक एंजाइम्स की नीड पड़ेगी, आपको पड़ेगी नीड लाइटिक एंजाइम्स की, ठीक है। अब ये जो लाइटिक एंजाइम्स हैं, जैसे एनिमल सेल्स के लिए, फॉर एनिमल सेल, तो एनिमल सेल्स के लिए कौन कौन से लाइटिक एंजाइम्स यूज होते हैं, बता सकते हो मुझे? नहीं पता? सेल वॉल पाई जाती है क्या उसके अंदर? नहीं पाई जाती है, अच्छा। तो अगर सेल वॉल उसके अंदर नहीं पाया जाता है तो सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, और सेल मेम्ब्रेन को बच्चे ब्रेक करना है तो आपको क्या चाहिए होगा? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। एडवांटेज प्रेजेंट होगा उसमें, ठीक है, और कुछ प्रोटीएज होंगे, ठीक है। इस तरह से बेसिकली चीजें प्रेजेंट। इसी तरह से फॉर प्लांट सेल, तो प्लांट सेल का तो बहुत इजी है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसके लिए चाहिए आपको सेलुलोज, सेलुलेज नॉट सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। इसी तरह से फॉर फंगल सेल, फंगल सेल, तो फंगल सेल्स के लिए आपको चाहिए क्या, काइटिनेज चाहिए होगा। इसी तरह से फॉर बैक्टीरियल सेल्स, और बैक्टीरियल सेल्स के लिए आपको क्या चाहिए होगा? मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, पेप्टाइडो ग्लाइकैन का बना है, आपको चाहिए हाँ क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम, यस लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। तो ये याद रखना। प्लांट एनिमल सेल अगर भूल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये तीनों एनसीईआरटी में मेंशन, तो आपको पता होना चाहिए। प्लांट सेल के लिए सेलुलेज, फंगल सेल के लिए काइटिनेज, बैक्टीरियल सेल के लिए लाइसोजाइम, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द लाइटिक एंजाइम्स दैट विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करोगे तो उस समय आपको ये जरूरत पड़ेंगे, ठीक है। किस चीज के लिए जरूरत पड़ेंगे? जब आप सेल को ब्रेक करोगे तो सेल को ब्रेक करते समय जो है क्या कहते हैं, उस समय सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन जो भी ब्रेक करना है उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होगा ये, ओके। अब आते हैं लाइटिक एंजाइम्स के बाद में न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं उन न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस क्या है? ये डाइजेस्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड,
और जो न्यूक्लिक एसिड है, बेसिकली दो टाइप के आपको न्यूक्लिक एसिड दिखेंगे। एक है, सर वीडियो ब्लर हो रहा है सर। क्या हो जाता है बच्चे, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। यहाँ तो ठीक है बच्चे। हाँ सर अब ठीक हो गया सर। ओके, एक्सो न्यूक्लियस और दूसरा एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो एक्सोन्यूक्लियस को आप समझने की कोशिश करो। ये सपोज कर लो आपका डीएनए का मॉलिक्यूल, ठीक है। डायरेक्शन में सपोज लिख देता हूँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो अगर इंड से कटना स्टार्ट करे, कोई एंजाइम टर्मिनल पार्ट इंड से काटना स्टार्ट करे, तो वो बाहर से काट रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया एक्सोन्यूक्लियस। जैसे जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जब मैं आपको रेप्लिकेशन पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला था कि जो डीएनए पॉल 1 है या पॉल 2 है या पॉल 3 है, उनमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम में एक तो रेप्लिकेशन एक्टिविटी, इसके अलावा उनमें एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, तो ये एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी है। दूसरे इंडोन्यूक्लियेज, जो बेसिकली सर बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। हेलो यस सर। बच्चा, कितनी देर पहले कटा था? एंडोन्यूक्लियस बोल रहा था। तो मैं बोल रहा हूँ कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोट्स। कहाँ पे पाए जाते हैं? सिर्फ प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, और ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से कट करता है, और उस स्पेसिफिक साइट को क्या बोलते हैं?
रिस्ट्रिक्शन साइट, और जो रिस्ट्रिक्शन साइट है उसके अंदर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पाया जाता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या है कि जब आप इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करो तो सेम सीक्वेंस आएगा। अभी अभी भी कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, आप देखने की कोशिश करो। सपोज ये G A T T C, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाओ जरा सा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाओगे तो ये होगा ना 5 प्राइम इस बार, ठीक है, 3 प्राइम इधर होगा, तो G A T T C ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपका GATTC। अब इसको आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम देखो, रीड करो GATTC, इस तरफ से रीड करो GATTC, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस जिनको आप किसी भी साइड से रीड करो सेम सीक्वेंस आए उनको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। किसी भी जो है क्या कहते हैं, इधर इधर ये एक जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इधर से भी आप रीड करोगे तो वही आएगा, इधर से आप रीड करोगे तो वही आएगा। तो जो ऐसे सीक्वेंस है उनको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, उनको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। किसी भी डायरेक्शन में रीड करो, ठीक है, वो बेसिकली सेम सीक्वेंस देंगे, सेम सीक्वेंस देंगे। तो ध्यान में रखना ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, आप अपने एनसीईआरटी में भी इस चीज को देख सकते हो। एनसीईआरटी में भी जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बताया गया है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में वहां पे उन्होंने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को लिखा है। Palindrome in DNA is a sequence of base pair that reads same on the two strands when orientation reading is kept the same। अगर आप ओरिएंटेशन की रीडिंग मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम की बात कर रहा हूं, उसको अगर आप सेम रखते हो तो बेसिकली इनका जो रीड होगा वो सेम, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में इनको ओरिएंटेशन सेम रखो, किसी भी डायरेक्शन में दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में देखो तो ये सेम आएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस है, ये जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन साइड बेसिकली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रखती है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब है कि जो इनका रीड है वो सेम रहेगा, ठीक है। यस। स्टिल हो गया।
हेलो हेलो सर बच्चे कितनी देर पहले चला गया था ये? वो पढ़ा रहे थे तब। कहाँ पे? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लिखाए थे तो बॉडी स्टिल हो गया था, फिर लीव हो गया। ओके अब यहाँ पे इसके बाद ये पढ़ा मैंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मैंने बोला कि इसको ये जो एंडोन्यूक्लियस है इसके अंदर जो एंडोन्यूक्लियस पाई जा रही है उसका नाम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों पड़ा उसको बता रहा था। क्योंकि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये बैक्टीरिया को डिफेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो ये बेसिकली कैसे प्रोवाइड करती है, ये ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज को क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट कर देती है, स्टॉप कर देती है। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसी वजह से इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, ये जो कट करती है वो कट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कट दो टाइप के होते हैं। एक जो है क्या कहते हैं ब्लंट एंड है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए by forming either stagger or sticky, staggered or sticky and or blunted। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल में देता हूं इको आर। ठीक है, इको आर1, तो इको आर1 बेसिकली स्टिकी एंड क्रिएट करती है, स्टिकी या स्टैकर्ड एंड क्रिएट। ठीक है, कैसे, जैसे GAATTC ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मेरी आवाज आ रही है बच्चे? ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जो कट बनेगा वो एक कट यहां से लगेगा और एक कट दोनों सीक्वेंस में G और A के बीच में इस तरह से कट। तो जो कट लगने के बाद सीक्वेंस आएगा, कट लगने के बाद जो सीक्वेंस आएगा उसको देखो, मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं G। ठीक है, इधर की तरफ हो जाएगा आपका C A। दूसरा वाला आपका हो जाएगा, दूसरा वाला AATTC और यहाँ पे G। ठीक है, तो ये देखो ये स्टिकी एंड क्रिएट हुआ, ये स्टिकी एंड क्रिएट। अगर ये दोनों मिला दिए जाए तो इनमें फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टिक। दूसरा एग्जाम्पल है, ये नीचे वाला शायद कर लिया होगा आपने। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है समावन। ये समावन, तो समावन बेसिकली ये ब्लंट एंड क्रिएट करता है, ब्लंट एंड क्रिएट करता है। मुझे जरा समावन का देखना पड़ेगा सीक्वेंस क्या है। अच्छा, यहाँ पे समावन का सीक्वेंस नहीं किया है।
ये अब ये यहाँ से कट लगेगा, यहाँ से कट लगेगा, तो आपका सी सी सी, ये जी जी जी, ये अलग हो जाएगा, ये जी ये अलग हो जाएगा। तो ये ब्लंट एंड, और ये वाला कैसा है, ये जो एंड्स दिख रहे हैं आपको, ये वाला एंड्स दिख रहे हैं, ये स्टिकी एंड, ये स्टिकी एंड। ठीक है, तो बेसिकली जो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम है वो डीएनए में दोनों टाइप के एंड्स क्रिएट करती है, एक ब्लंट एंड भी क्रिएट करती है, और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, किस तरह की कौन सी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो जो है डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिफरेंट टाइप्स के कट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, इन डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वो आपके सामने है। ठीक है, एक और चीज बता दूं, इसको इरेज कर देता हूं। कि जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो सिर्फ डबल स्ट्रैंड को टच करता है, सिंगल स्ट्रैंड को कट नहीं करता। ठीक है, तो ये भी आपको लिखना चाहिए यहाँ पे कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मैं जस्ट आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ओनली रिकॉग्नाइज डबल स्ट्रैंड डीएनए। ये सिर्फ डबल स्ट्रैंड डीएनए को रिकॉग्नाइज करेगा। आप चाहोगे इससे कट सिंगल स्ट्रैंड कट प्रोड्यूस कर दो, मतलब सिंगल स्ट्रैंड को न्यूक्लियस को कट कर दो, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को कट कर दो, नहीं कट करेगा। ये सिर्फ किसको कट करेगा, आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करेगा। चलो एक और चीज देखो, नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नॉमेनक्लेचर आप। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, इको R1। अब देखो इको R1 में ये है सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन। ये क्या है, जो 1 रोमन न्यूमरल्स दिखा रहा है, ये जो रोमन न्यूमरल्स है, ठीक है, ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन। किस सीक्वेंस में आइसोलेट किया गया इकोलाइज। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन। दूसरा जो R है ये स्ट्रेन है। ठीक है, दिस इज स्ट्रेन ऑफ इकोलाई बैक्टीरिया। ये जो CO देख रहे हो ये क्या है, स्पीशीज नेम ऑफ बैक्टीरिया। ये जो E देख रहे हो कैपिटल से जो लिखा हुआ है ये क्या है, जीनस नेम है। ठीक है, तो जो ये बेसिकली जीनस नेम जिस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है, ठीक है, उस बैक्टीरिया का जीनस नेम। ठीक है, ये उस बैक्टीरिया का स्पीशीज नेम, ये स्ट्रेन है उस बैक्टीरिया का, और ये सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ। इस तरह से जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नॉमेनक्लेचर है वो बेस्ड है कि बेसिकली सोर्स क्या है, कहां से आइसोलेट किया गया है और किस सीक्वेंस में आइसोलेट किया गया है, कहां से आइसोलेट किया गया है और किस सीक्वेंस में आइसोलेट किया गया है, उन सोर्स के बेस पे बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम दिए जाते हैं। और एक चीज पॉइंट लिखा देता हूं कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, वो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करता है, स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट को ही रिकॉग्नाइज करता है। चलो ठीक है, इसको इरेज करके आगे लिखाते हैं। लिख गया ना ये? यस Restriction endonuclease recognize only specific palindromic sequence। ध्यान में रखना इसको, specific palindromic
न्यूक्लियोटाइड्स। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूँ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम से, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका बहुत यूज है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर ये एंजाइम नहीं होता तो जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल ही नहीं होती। इस वजह से इसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर। ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, ध्यान में रखना। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा देता हूं कि जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है एंजाइम आइसोलेट हुई है, आइसोलेटेड was Hind 3, sorry Hind 2 from Haemophilus influenzae, ये बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe वहां से आइसोलेट हुआ। और किसने आइसोलेट किया है? बाय स्मिथ, एक साइंटिस्ट थे स्मिथ, उन्होंने किया। ठीक है, उन्होंने किया। फटाफट लिखो इसको। सर सेकंड लाइन में पैलिंड्रोमिक क्या बच्चे तेजी बोलो, थोड़ा तेजी बोलो। सर सेकंड लाइन एक बार रिपीट कीजिए। Restriction endonuclease is known as molecular scissor of biotechnology. ना उसका आगे उसके बाद में first restriction enzyme isolated was Hind 2 ओके from Haemophilus influenzae by Smith. Smith एक साइंटिस्ट का नाम है। यस सर कॉपी हो गया। तो मुझे जितनी चीजें यहाँ पे बतानी थी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में वो मैंने सारी बता दी है। हम वेंसडे को भी एक एक्स्ट्रा लेने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे जो है क्या कहते हैं हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। वेंसडे को एक एक्स्ट्रा लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा हमारा। सर टाइम बच्चा टाइम अभी मैं डिस्कस करके बता दूंगा, अभी कुछ वो नहीं है। आई थिंक 10 या 10 AM ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। ओके ओके